जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी की 67 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 19 सितंबर 2022 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। ग्रुप डी के लिए हमने दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे जो दिए जाएंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है भी किसी प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो ये क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने के ऊपर है, वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो निर्भर नहीं करेगी भी। यानी लकड़ी की आप छड़ रख रहे हो, जो आपकी क्रोड है एक प्रकार से प्रणालिका, इस प्रकार से ये प्रणालिका, इस प्रणालिका के अंदर अगर आप लकड़ी की छड़ रख रहे हो तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो इस कारक के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि लकड़ी है वो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी भी। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। प्रणालिका की धारा की प्रबलता के ऊपर है वो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निर्भर करती है। अगर प्रणालिका के अंदर धारा ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा भी। ठीक है। क्रोड सामग्री के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाना। अगर आपके पास में इस प्रकार से ये प्रणालिका है और इस प्रणालिका के अंदर आपने नरम लोहे की कोई रोड या फिर छड़ रख दी तो ये क्या करेगा, इससे क्या है भी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो बढ़ जाएगा भी। तो यहां पे नरम लोहा होता है जो आसानी से चुंबकित किया जाए। नरम लोहा ऐसा लोहा होता है जिसको आसानी से चुंबकित किया जाए, यानी जब अपन धारा प्रवाहित करेंगे इसके अंदर तो ये क्या है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो इस चुंबक की इस नरम लोहे की छड़ को अगर अपन प्रणालिका के अंदर रख देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है, चुंबकीय क्षेत्र वो बढ़ जाएगा भी। तो ये भी बात सही है। और प्रणालिका में फेरों की संख्या, अगर आप प्रणालिका में फेरों की संख्या को बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। लेकिन लकड़ी वाला है ये पोर्शन गलत है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करना है और चूना पत्थर बनाता है, कौन सा है। तो यहां से अपन बात करें तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भी, CaOH की ट्वाइस होता है भी, CaOH की ट्वाइस, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं भी। ये क्या होता है आपका, बुझा हुआ चूना होता है भी, बुझा हुआ चूना होता है। और जब इसमें CO2 यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, यानी किस यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। चूना पत्थर क्या होता है आपका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं भी। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, H2O यानी जल बन जाएगा। ये अभिक्रिया होती है भी। तो ये होता है आपका बुझा हुआ चूना जिसके अंदर अपन कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, और H2O जल बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, जिसे अपन क्या बोलते हैं, CaO, जिसे अपन बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसे बिना बुझा चूना बोला जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है वो आपको बताना है। केवल वेश्याओं के साथ यौन क्रिया करने से बचा जा सकता है,
या फिर केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहने पर बचा जा सकता है, या फिर एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क करने से बचा जा सकता है, या फिर केवल मादक पदार्थों के आदी व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क करने से बचा जा सकता है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा भी केवल एक ज्ञात, यानी आप उसे जानते हो। केवल एक ही ज्ञात और स्वस्थ व्यक्ति के साथ अगर आप यौन क्रिया करते हैं तो आप है वो एड्स से बच सकते हैं। बाकी आप इन तीनों क्रियाओं में से कोई भी क्रिया करते हैं तो आप एड्स से नहीं बचोगे भी। केवल वेश्याओं के साथ यौन संपर्क करोगे तो भी आप क्या है एड्स से संक्रमित होगे, और जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ अगर आप सेक्सुअल क्रिया करोगे तो यहां पे आप एड्स से संक्रमित होगे, और केवल मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों के साथ अगर आप सेक्स क्रिया करते हो तो भी आप क्या है एड्स से संक्रमित हो जाओगे। तो यहां पे आपका ओनली फॉर 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जाना पहचाना इंसान होना चाहिए भी, ठीक है, और स्वस्थ होना चाहिए। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम करने के लिए उपयोग है। अब एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्स करने से जो रोग होते हैं उससे बचा जाने का तरीका कौन सा है कुछ हद तक। तो यहां पे डिंब वाहिनी का उच्छेदन कर दें तो क्या सेक्स करने से संक्रमित होने वाले रोगों से बचा जा सकता है? क्या नहीं बचा जा सकता भी, ठीक है। डिंब वाहिनी का यानी मादा के अंदर होता है, ये मादा के अंदर अगर डिंब वाहिनी नली के अंदर चीरा लगा दे तो उससे है वो एक प्रकार से गर्भधारण नहीं होगा भी, उससे महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन सेक्सुअल जो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो तो होंगे भी, ठीक है। कंडोम से हो सकता है भी, कंडोम से है वो बचा जा सकता है भी, ठीक है। एसटीडी जैसे एड्स हो गया, इससे बचा जा सकता है कंडोम से। और शुक्रवाणी उच्छेदन ये आपका पुरुष के अंदर होता है भी, ये पुरुष के अंदर होता है, जो शुक्रवाणी होता है उसके अंदर चीरा लगा दिया जाता है, ठीक है। और कॉपर टी होता है, ये महिला की योनि के अंदर लगती है भी, टी आकार की होती है, इस प्रकार से टी शेप की होती है, ये इस प्रकार से होती है। तो ये महिला की योनि के अंदर लगती है और इसके अंदर कॉपर आयन होते हैं भी, इसके अंदर कॉपर आयन होते हैं जो शुक्राणुओं की गति को कम करते हैं भी, शुक्राणुओं की गति को कम करते हैं, और उस क्रिया को क्या बोला जाता है? फेगोसाइटोसिस बोला जाता है भी, ठीक है। तो यहां से इसके अंदर है वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं निषेचन नहीं होगा भी, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती कॉपर टी से, लेकिन जो एसटीडी है वो तो होंगे। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी मां से वसांगत होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, यही बात गलत है भी। सभी बच्चों में जो वाई गुणसूत्र है वो उसकी मां से वसांगत नहीं होते भी। अब इसके अंदर देखो भी, आपको पता है भी पुरुष के अंदर क्या होता है, पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई पाए जाते हैं भी। जो लिंग गुणसूत्र होता है वो पुरुष के अंदर, मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई होता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर है वो लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है भी। तो महिला से तो हमेशा और हमेशा क्या आएगा? महिला से तो हमेशा और हमेशा एक्स ही आएगा भी, कोई भी कंडीशन हो एक्स ही गुणसूत्र आएगा लिंग निर्धारण करने के लिए। लेकिन पुरुष भाई साहब के पास में एक्स भी आ सकता है, और अगर एक्स आएगा तो ये लड़की पैदा होगी भी, लड़की को जन्म दिया जाएगा। और महिला से तो एक्स ही आएगा हमेशा, और इधर से अगर वाई आ गया पुरुष से तो यहां पे लड़का पैदा होगा भी, ठीक है, लड़के को जन्म दिया जाएगा, लड़के, ठीक है। तो यहां से वाई जो गुणसूत्र है वो पुरुष से आता है भी, मां से वो सांगत नहीं होता भी। तो यहां से आपका 1 नंबर ऑप्शन है वही हो जाएगा भी। कुछ प्राणियों जैसे घोंगा है में जीवन अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है भी, इन कुछ जो प्राणी होते हैं जैसे घोंगा है में जीव है वो अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो लिंग होता है ना, घोंगे का जो लिंग है वो आनुवांशिक रूप से नहीं होता भी, आनुवांशिक रूप से नहीं होता, ये बाहरी कारकों के ऊपर निर्भर करता है भी, ठीक है। तो यहां पे ये अपना लिंग है वो परिवर्तित कर सकता है, चेंज कर सकता है घोंगे में जीव, ठीक है। घोंगे के अंदर जीव है वो अपना लिंग परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि इनका जो लिंग है वो बाहरी कारकों के ऊपर निर्भर करता है, आनुवांशिक रूप से इसका लिंग निर्धारण नहीं होता भी। और सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते भी, सारे के सारे जो मानव है वो गुणसूत्र युग्मित नहीं होते, ये बात सही है। अब यहां पे आप युग्मित का मतलब समझते होगे क्या होता है?
भी सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते। इसने ये बोला भी सभी मानव गुणसूत्र है वो युग्मित नहीं होते। तो युग्मित का मतलब होता है समजातीय गुणसूत्रों का एक साथ होना। समजातीय गुणसूत्र होते हैं उसका एक साथ होना, ये क्या कहलाता है? युग्मित कहलाता है। अभी ये क्या कहलाता है? युग्मित कहलाता है। तो ये अपने पास में जो एक जोड़ी लास्ट में बचता है ना, ये आपका युग्मित नहीं होता। अभी ये युग्मित नहीं होता है। उसके बाद में अगला देखो, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी लिंग विभिन्न, लिंग है वो विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। लिंग है वो विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे सरीसृप है, जैसे सरीसृप है, सरीसृप के अंदर है वो लिंग का जो निर्धारण करता है वो तापमान करता है। भी तापमान करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अन्य अलग अलग कारकों के ऊपर है वो विभिन्न जातियों के अंदर है वो निर्भर करता है। जैसे घोंगा है, घोंगे के अंदर जीव है वो अपना लिंग परिवर्तित कर लेता है, उसके अंदर है वो एक प्रकार से बाहरी कारकों के ऊपर निर्भर करता है भी, ठीक है, उसका लिंग। तो यहां पे पहला ही क्या है, गलत है, बाकी सारे के सारे सही है भी इसके अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच में 0.3 मिली एम्पियर मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस उपकरण का प्रतिरोध कितना है वो आपको बताना है। देखो भी प्रतिरोध ज्ञात करना है, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। और आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। V अपॉन में I, V कितना आपके पास में, तो V है 0.3 मिली वोल्ट। और उसके बाद में और यहां से आपके पास में एम्पियर धारा कितनी है, तो धारा आपके पास में 15 मिली एम्पियर। अब मिली से तो आपका मिली कट जाएगा, अभी मिली से तो आपका मिली कट जाएगा, या फिर आप अब इसके बाद में आगे देखो भी यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा। तो ये आपके पास में कितना बनेगा भी, ये आ जाएगा 3/15। ये आपका मिली एम्पियर है भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिली एम्पियर कर लो आप, मिली एम्पियर, तो 3/150 हो जाएगा भी। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1/50। अब 1/50 हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करो भी। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहां से 1 के अंदर 50 का भाग देना है भी आपको, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग जाएगा ऊपर, और 10 के अंदर फिर भी क्या है 50 का भाग नहीं जाएगा, फिर क्या है टूटे बाकी जी शून्य लग जाएगी, भाग टूट गया, शून्य लग गया। अब क्या हो गया, 100 हो गया, तो 50 से कम 50, 50 2 100, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.02 ओम आ जाएगा भी, 0.02 ओम आ जाएगा, जो कि आपको कहीं पे भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके ऑप्शन गलत है सारे के सारे। आपका आंसर क्या होगा इसके अंदर आंसर है वो आपका 0.02 ओम होगा भाई, 0.02 ओम हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चीजें समझे क्या, मिली से मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 होता है भी, ठीक है। तो यहां से मिली कैंसिल हो जाना है। ओम के नियम से R बराबर होता है V अपॉन में I, तो V आपके पास में कितना है 0.3 है, और I आपके पास में 15 है। तो यहां से आपके पास में जो प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भी, ओम होता है भी, तो 0.02 आ जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब समीकरण को संतुलित करना, तो यहां पे देखो भी लोहा अपने पास में 1 है, लेकिन उत्पाद में लोहा 3 है भी, ठीक है। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो भी आप, 3 से गुना करोगे तो यहाँ पे लोहा 3 हो गया, और यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे आपके पास में कितनी है, तो 2 है, सॉरी यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितनी है 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो इसको 4 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 से गुना कर देता हूं भी। तो हाइड्रोजन मेरे पास में कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 ही है, तो इसको 4 से गुना कर दो। तो ये इस प्रकार से क्या है, सही सुमेलित हो जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए भी। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या कहलाता है, हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी, मान लीजिए ये बढ़िया क्वेश्चन है भी, और लेवल का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक गेंद को किसी अवतल दर्पण के सामने एक पर्दे पर गेंद के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 5 गुने के बराबर होने तक गेंद और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन d है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, यह आपको बताना है। देखो बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं और समझने की कोशिश करना आप। यह आपके पास में उत्तल दर्पण है और ये क्या है, मुख्य एक्स है अपने पास में, ठीक है। और यहां पे ये आपका फोकस है F और यहां पे ये वक्रता केंद्र C है और इसके सामने है वो वस्तु को रखा यानी गेंद को रखा गया है। अब गेंद को यहां पे रख दिया। अब आपको एक कंडीशन इसमें दी है भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कितना बनता है, दोगुने आकार का बनता है भी। अब आपको पता है भी दुगुने आकार का कहां पे बनेगा भी, अवतल दर्पण के अंदर जब वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रखते हैं तो समान आकार का बनता है। और जैसे जैसे अपन क्या ध्रुव की ओर जाते हैं, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो यहां पे उसका आकार साइज है वो बढ़ता जाता है। तो मैंने मान लिया भी वस्तु को कहीं पे यहां पे रखा गया है भी, ठीक है। समझने की कोशिश करना, वस्तु को यहां पे रखा गया यानी गेंद को यहां पे रखा गया है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बनेगा भी, वक्रता केंद्र से परे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब मान लो भी ये बन रहा है भी, दुगने आकार का बन रहा है भी, वस्तु से दुगने आकार का बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इस प्रकार से बनेगा भी, दर्पण के सामने बनेगा। अब इसने कहा है फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 5 गुने के बराबर होने तक। अब वस्तु का जो आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है ना, वो वस्तु के आकार का 5 गुना करना है आपको। तो 5 गुना करना है तो वस्तु को कहां पे खिसकाओगे आप, इस गेंद को इस दर्पण की ओर लेके जाओगे। अगर दर्पण से अगर आपकी जो गेंद है, आपका ऑब्जेक्ट है, वो दर्पण फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये संभव ही नहीं है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा भी आपका जो गेंद है वो यहां पे आ गया भी, आपका जो गेंद है वो यहां पे लेके आ गया, अपन ने इतना विस्थापन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और जो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, तो आपका प्रतिबिंब है वो इस साइड में खिसकेगा भी। तो आपका प्रतिबिंब है वो यहां पे आ गया, आपका प्रतिबिंब है वो यहां पे आ गया। अब यहां से यहां पे आया तो वो पर्दे को D विस्थापित किया भी। पर्दे को कितना विस्थापन किया है, तो D। यदि पर्दे का विस्थापन D है यानी पहले यहां पे था और अब इसका विस्थापन यहां पे कर दिया। अब बताना है वस्तु का विस्थापन कितना था, तो वस्तु पहले यहां पे थी और यहां से यहां पे आगे। अब ये दूरी बतानी है आपको, इसके बीच की दूरी भी, इसके बीच की दूरी कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। चीजें समझ गए ना। अब देखो यहां से अपन सोल्व करते हैं भी। आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है ना, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u होता है भी, -v/u होता है। दुगने आकार का प्रतिबिंब बना रहा है और वो भी वास्तविक बना रहा है भी, वास्तविक बना रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो मैग्निफिकेशन यानी जो आवर्धन होगा वो माइनस होगा भी। अगर आवर्धन प्लस है तो उसका मतलब होता है भी आपका प्रतिबिंब आभासी है, और आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब होता है आपका प्रतिबिंब है वो वास्तविक है भी। तो यहां पे माइनस का 2 ले लो, ठीक है, और बराबर में माइनस का v/u। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर ये u इधर आएगा तो आपके पास में v का मान आ गया 2u। v का मान कितना आ गया भी, 2u आ गया। इतनी चीजें समझ में आ गई क्या। अब देखो, अब दर्पण फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस में 1/u, 1/u। अब यहां से इसके अंदर है वो मान रख दो, मान रखोगे तो इसके अंदर आपके पास में हो जाएगा 1/f का ज्यों का त्यों रख दो, में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 1/v का मान क्या है 2u है तो 1/2u हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस में, और u का मान कितना है, तो u का मान आपके पास में है, u का मान तो u रखना है भी आपको, u का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा u। अब यहां पे आपके पास में इसका एलसीएम कितना आ गया, 2u इसका एलसीएम आ गया भी, ठीक है। तो ये है 1/f के बराबर। अब 2u से 2u कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया 1, प्लस में u से u कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया 2। तो आपके पास में f का मान कितना आ जाएगा, तो f का मान हो जाएगा 2u/3। यानी यहां से हमने 1/f को चेंज किया यानी इसको भी पलटी मराई तो आगे वाली संख्या है वो भी क्या है पलटी, इसको भी क्या है पलटना पड़ेगा। तो यहां पे 3 है वो नीचे आ जाएगा, u है वो ऊपर, 2u है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास में f का मान आ गया भी इतना, ठीक है। पहली कंडीशन के अंदर f का मान आपके पास में इतना आया। अब दूसरी कंडीशन देखो भी, अब उसका जो प्रतिबिंब का जो आकार है ना वो 5 गुना करना है, वस्तु से 5 गुना करना है। तो यहां पे आपका आवर्धन क्या हो जाएगा भी, -5 हो जाएगा भी, यानी m बराबर क्या होता है -v/u होता है। अब आपका आवर्धन -5 हो जाएगा और बराबर में आपके पास में, अब यहां पे इसने क्या बोला है, यदि पर्दे और गेंद को खिसकाया जाता है, यदि पर्दे का विस्थापन है वो d है,
पर्दे का विस्थापन कितना है, d है। पहले कितना था, अभी पहले v था, पहले यहां पे प्रतिबिंब है, पर्दा है वो कहां पे था, v दूरी के ऊपर था अभी, और पहले है वो यहां पे वस्तु कितनी दूरी पे थी, u दूरी पे थी, वस्तु u दूरी पे थी और प्रतिबिंब है वो v दूरी पे था। और अब इसके अंदर वो d विस्थापन कर दिया पर्दे के अंदर, तो v प्लस में d हो जाएगा, v प्लस में d हो जाएगा। और v का मान आपको पता है भी कितना है, अभी आपने निकाला था, ये रहा v का मान, v का मान है 2u, v का मान क्या है 2u, तो ये v का मान यहां पे रख दो 2u प्लस में d, तो ये तो आपके पास में क्या आ जाएगा अभी, अब v का मान आ जाएगा अभी। यानी अब जो आपके पास में जो दूरी है, जो आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, तो ये बन रहा है 2u प्लस में d, 2u प्लस में d पे बन रहा है अभी। अब यहां पे देखो भी, ये आपके पास में मान आ जाएगा 2u प्लस में d, ठीक है। और इसको लेना है आपको माइनस में, क्योंकि ये v का मान रख रहा हूं मैं, ये देखो ये रहा v माइनस v अपन में u होता है ना, तो v पहले था और प्लस में d इसका विस्थापन हो गया, और v का मान है कितना अपने पास में 2u है, तो 2u प्लस में d हो गया, ये v का ही मान है अभी, ये क्या आपका v का ही मान है, ठीक है। अब ये माइनस में आ गया, अपोन में यहां पे आपके पास में u डैश ले लेना है। अब मान लो भी, अब जो आपकी वस्तु है वो कहां पे रखी गई है, तो अब जो आपकी वस्तु है वो u डैश के ऊपर आ गई, तो इसको u डैश मान लो भी आप, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u डैश का मान कितना आ जाएगा, तो u डैश बराबर आपके पास में, इसको वज्र गुणा कराओगे तो ये 5 है, u को इधर भेज दो बराबर से और 5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2u प्लस में d अपोन में क्या आ जाएगा 5, तो ये आपके पास में u डैश का मान आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया, u डैश का मान आ गया। धीरे धीरे समझते जाओ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां पे दर्पण फॉर्मूले के अंदर रख दो भी ये मान, दर्पण फॉर्मूले के अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर में v का मान क्या है भी, तो 1/v का मान अभी ये देखो भी 2u प्लस में d है, तो ये हो जाएगा 2u प्लस में d और बीच में मान आएगा, निशान आएगा प्लस का, और यहां पे u डैश का मान कितना है भी, u डैश का मान आपके पास में 2u प्लस में d अपॉन में 5, तो ये आपके हो जाएगा 2u प्लस में d, और ये 5 है वो क्या है भी नीचे आएगा, तो वो आपका चला जाएगा ऊपर, तो यहां से आपके पास में इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 2u प्लस में d, ठीक है। और 2u प्लस में d से 2u प्लस में d कट जाएगा, और यहां पे आपके पास में 2u प्लस में d से 2u प्लस में d कट जाएगा और बच जाएगा 5, तो यहां ये मान है आपका 1/f से, 1/f से f का मान कितना हो जाएगा, तो f का मान आपके पास में हो जाएगा 2u प्लस में d अपोन में आपके पास में 5 और 1 6, तो ये क्या है, ये भी आपके पास में f का मान आया है और ये भी आपके पास में f का मान है। f होता है क्या, फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी है वो प्रत्येक कंडीशन में समान होती है भी, फोकस दूरी चेंज थोड़ी ना होती है, फोकस दूरी तो समान रहती है भी, चाहे आप वस्तु को कहीं पे रख दो तो दोनों मान बराबर है, ये तो दोनों मान बराबर रख दो भी, 2u अपोन में 3 बराबर कर दो 2u और प्लस में d अपोन में 6, तो ये हो जाए 3 एकम 3 और 3 दुआ 6। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 2 है यहाँ पे, 2 दुआ 4, तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास में 4u बराबर में ये हो जाएगा 2u प्लस में d। अब यहां पे इस 2u को दूसरी साइड में भेजूंगा तो 4u में से 2u जाएगा, तो आपके पास में 2u बचेगा भाई, 2u बराबर में क्या है d आ जाएगा, तो u बराबर आपके पास में क्या मान आ जाएगा, u बराबर ये 2 यहां पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो d अपोन में 2 हो जाएगा भाई। u का मान आपके पास में d अपोन में 2 आ गया, यानी आपको पहले जो वस्तु रखी गई थी ना वो u प्लस d, u अपोन में जो पहले वस्तु रखी गई थी वो d अपोन में 2 दूरी के ऊपर रखी गई थी भी, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखो, ये आपके पास में u का मान आ गया, u का मान आपके पास में कितना है, d/2 आ गया, d/2 आ गया, ये मान है ना, ये u का मान है, ये u डैश वाले में रख दो भी, ये u डैश वाले में रख दो यहाँ पे, तो u डैश का मान आ जाएगा आपके पास में, तो u डैश बराबर कितना हो जाएगा भी, 2 इंटू u का मान कितना है d/2 और प्लस में d और अपोन में क्या है भी 5 है, तो d से d कैंसिल हो गया, तो u डैश का मान कितना आ जाएगा, d और d कितना हो जाएगा, 2d हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2d अपोन में 5। अब देखो भी, अब आपकी जो वस्तु है वो कहां पे रखी गई है, तो 2d/5, 2d/5 पे रखी गई है। पहले वस्तु कहां पे रखी गई थी, तो ये आपकी d/2 के ऊपर रखी गई थी। कहने का मतलब है भी d/2 के ऊपर है वो पहले u का मान आ गया, ये तो वस्तु रखी गई थी पहले, और उसके बाद में वस्तु को खिसकाया गया था तो वो दूरी हमने मानी थी u डैश,
उसका मान आपके पास में 2d अपॉन में 5 आ गया। अब इस दूरी में से इस दूरी को घटा दो। ये जो दूरी है ना, ये पहले वस्तु रखी गई थी और खिसकाने के बाद में वस्तु की दूरी है वो 2d अपॉन में 5 आ गई। तो यहां से इसमें से ये घटा दो तो ये हो जाएगा आपके पास में d/2 में से आपको घटाना है 2d अपॉन में से 5। तो यहां पे 10 इसका एलसीएम आ गया, 2 5 10 5d हो जाएगा, माइनस में 5 2 10 और 2 2 4d हो जाएगा। तो ये आपके पास में 5d में से 4d जाएगा तो d बचेगा और अपॉन में क्या है 10 है। तो यहां पे आपके पास में कितना विस्थापन होगा तो d/10 हो जाएगा भाई, d/10 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन है भी। बहुत से कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, सर जो आप करवा रहे हैं ना वही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के अंदर दीजिएगा। तो जो आपकी स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, लगभग मैंने उसके अंदर 45-50 टेस्ट डाल रखे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यही क्वेश्चन है भी, कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं, ये क्वेश्चन आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा भी, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो सकता है भी, जैसे मैं ये क्वेश्चन है वो आपको इस क्लास में करवा रहा हूं तो वो ये क्वेश्चन है वो आपको कोई और टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है साइंस के वो सारे के सारे यही क्वेश्चन है भी टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है भी, आप यहां पे करने के बाद में और आपको एक प्रकार से अपने जांचने का भी आपने कितना सीख लिया वो आपको वहां पे टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा भी सब कुछ, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करना है तो उसके रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में, तो देखो भी CaSO4 और 2H2O यानी डाइहाइड्रेट होता है भी, डाई का मतलब होता है दो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये होता है जिप्सम। और जिप्सम को जब अपन क्या करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान पर गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, डेड जल का अणु है वो त्याग देता है भी, तो ये बन जाता है CaSO4 और डॉट हेमीहाइड्रेट यानी आधा जल का अणु ये बन जाता है, और प्लस में एक से ही 1/2 H2O जल है वो क्या कर देता है, ये त्याग देता है। तो यहां पे कच्चा पदार्थ कौन सा हो गया, यानी कच्चा पदार्थ होता है जिससे बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है भी, तो जिप्सम से बना है, तो यहां पे कच्चा पदार्थ फिर जिप्सम हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अब इसके अंदर है वो Na2CO3 10H2O, ये क्या होता है, ये धावन सोडा होता है भी, ये धावन सोडा होता है, धावन सोडा होता है। धावन सोडे का फॉर्मूला क्या होता है भी, ये होता है आपका Na2CO3 10H2O, ठीक है। उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट होता है भी, मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4 2H2O, और ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, ये आपका कॉपर सल्फेट होता है भी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 10 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में -2 वोल्ट का एक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने पर कुंडली में प्रेरित धारा कितनी होगी ये आपको बताना है। ओम के नियम से ज्ञात कर लो। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर होता है IR, V बराबर IR होता है भी, और ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया भी, ओम का नियम आपको पूछा गया भी कौन सा सही था, तो ओम का नियम सही था भी इसमें, ठीक है। तो यहां से धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा भी, V अपॉन में R हो जाएगा भी, V अपॉन में R हो जाएगा। V का मान कितना है आपके पास में, -2 है, और R का मान आपके पास में कितना है, तो 10 है। तो यहां से आपके पास में 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये हो जाएगा -1/5। अब इसको क्या करना है, आपको पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 2 10, तो यहां पे आ जाएगा -0.2 एम्पियर, -0.2 एम्पियर कहां पे अभी, तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का है अभी, माइनस का, ये थोड़ा सा ध्यान में करना भी, माइनस का किसके अंदर है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन के अंदर है भी, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब इसके अंदर आपको बताना भी इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अब आपको अभिक्रियाशीलता का पता होना चाहिए भी। देखो इसमें अभिक्रियाशीलता का क्रम ये होता है, के ना कार मांगे, आलू जाने, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, ये होता है भी अभिक्रियाशीलता का क्रम। अभी इसके अंदर है वो जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है ना वो क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, और अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होता है ना वो अवरोही क्रम होता है भी।
अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो ऊपर आते हैं, उसके बाद में मध्यम अभिक्रियाशील तत्व बीच में आते हैं और निम्न अभिक्रियाशील तत्व वो नीचे आते हैं। तो इसके अंदर जो मध्यम जो उच्च अभिक्रियाशील यानी जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं उसे विद्युत अपघटन विधि के द्वारा वो प्राप्त किया जाता है। और जो निम्न अभिक्रियाशील तत्व है और जो मध्यम अभिक्रियाशील तत्व है उसको भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा भर्जन और निस्तापन विधि के द्वारा है वो इसके ऑक्साइड बनाए जाते हैं और उसके बाद में इसको क्या है प्राप्त किया जाता है भी। तो यहाँ पे निम्न अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा, तो Au यानी सोना, Au को क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। के पोटेशियम हो गया, सोडियम, और उसके बाद में यहाँ पे Ca यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और जिंक लोहा, और लेड सीसा, हाइड्रोजन कॉपर, Hg मरकरी हो गया, Ag सिल्वर हो गया, और Au यहाँ पे सोना हो गया। तो निम्न अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा, जो कि सोना हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दबाव को सहन करने में सहायता करता है? तो आप याद रखना भी, पादप कोशिका, एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? इन दोनों के अंदर यह होता है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका के अंदर है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपने पादप को देखा होगा, और बाहरी जो लेयर होती है ना, सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो क्या होती है भी, वो आपकी कोशिका भित्ति होती है भी। और इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसके अंदर वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है भी। इसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है भी, और ये कठोर होती है। कोशिका झिल्ली होती है ये आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है भी, कोशिका झिल्ली। तो यहां से ये इतना दाब सहन नहीं कर पाती भी, ठीक है, और ये है वो दाब सहन कर लेती है। तो ये जो पादप होता है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसको फटने नहीं देती भी। तो यहां पे ये क्या है, इसका दाब है वो हाई होता है, ये हाई दाब को भी क्या है कंट्रोल कर लेती है भी। तो कोशिका भित्ति जो पेड़ पौधों में बाहरी जो झिल्ली होती है, तने के ऊपर जो बाहरी लेयर होती है वो कोशिका भित्ति होती है भी। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया था कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान थे, जिसे अष्टक नियम बोला गया भी, जिसे अष्टक नियम बोलते हैं। डोबेराइनर का अष्टक नियम। डोबेराइनर भाई साहब कहां थे भी, तो नहीं, डोबेराइनर का अष्टक नियम नहीं, अष्टक नियम होगा ये जॉन न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होगा भी। और डोबेराइनर भाई साहब का त्रिक नियम था भी। डोबेराइनर भाई साहब है वो 1817 के अंदर आए थे भी, और हेनरी मोजले है ये 1913 के अंदर आए थे भी, और मेंडलिफ है ये 1969 के अंदर आए थे, और इसके बाद में न्यूलैंड्स है ये मेंडलिफ भाई साहब है वो 1869, और यहां पे न्यूलैंड्स है ये 1865 के अंदर आए थे भी। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था भी, जो कि उनके संगीत के सुरों के ऊपर आधारित था भी, ठीक है। तो ये अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स के समय है वो 56 तत्व ज्ञात थे भी, और न्यूलैंड्स के समय वो पहला तत्व था हाइड्रोजन, और अंतिम तत्व थोरियम था भी, थोरियम, ठीक है। और न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक लागू हो पाया भी। और न्यूलैंड्स ने जो त्रिक नियम दिए थे, जो ट्रिपलेट बनाए थे, वो किस किस के बनाए थे भी, तो यहां पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और उसके बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी। जो न्यूलैंड्स था उनका जो अष्टक नियम था वो कहां तक लागू हो पाया, तो कैल्शियम तक लागू हो पाया। अब डोबेराइनर ने जो त्रिक नियम दिया था, ट्रिपलेट दिया था, डोबेराइनर ने ये बोला था कि पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो आणविक जो उसका जो औसत द्रव्यमान है, यानी पहले तत्व और अंतिम तत्व का, पहला तत्व और अंतिम यानी तीसरा, तो पहला तत्व और तीसरे तत्व का जो औसत द्रव्यमान है वो मध्य तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहां पे इन्होंने बताया था, लिथियम त्रिक नियम दिया था भी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इन्होंने त्रिक नियम दिए थे भी, ठीक है। और मोजले भाई साहब है वो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोला जाता है। मोजले भाई साहब को क्या बोला जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता। और इन्होंने
परमाणुओं को, परमाणु है उनको जो तत्व है उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट किया था। मेंडलीव के समय है वो आवर्त सारणी में, मेंडलीव के समय वो 63 तत्व ज्ञात थे भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। और अगर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछा गया भी आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस नियम पे आधारित है, तो परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। इनके सूत्र पूछे जाते हैं, जैसे कि अब पूछ लिया ना एल्कीन का सूत्र क्या है, तो यहां से एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, CnH2n। और n यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है भी, नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से है वो हाइड्रोजन है वो एडजस्ट हो जाएंगे भी। उसके बाद में ये होता है CnH2n -2, ये एल्काइन का फॉर्मूला होता है। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है। और एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये आपका एल्किन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे एल्किन और एल्काइन के अंदर है वो द्विबंध पाए जाते हैं भी, द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं भी इनकी कार्बन कार्बन के मध्य में। लेकिन एल्किन होता है ना, इसके इनमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाए जाते हैं, तो कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है भी, ठीक है, एकल बंध पाया जाता है। इसीलिए जो एल्केन के सदस्य होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो एल्किन और एल्काइन के जो सदस्य होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। सह से संतृप्त और सह से सिंगल, तो सिंगल बंध पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक विद्युत परिपथ में 10 ओम 20 ओम और 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 लैंप समांतर क्रम में संयोजित है और उसमें 20 वोल्टेज की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V और I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा। आपको ज्ञात नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको क्या है ये संख्या दे दी, लेकिन पूछा क्या है, पूछा ये है भी वोल्टेज, शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के अंदर यहां पे संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। फॉर्मूले होते हैं शक्ति के 3, क्या होते हैं, P बराबर होता है एक तो VI, एक तो फॉर्मूला होता है ये, एक तो फॉर्मूला आपका ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V²/R, V²/R, ये फॉर्मूला होता है। तीसरा फॉर्मूला होता है शक्ति का P बराबर होता है I²R, P बराबर क्या होता है, I²R होता है। तो यहां से आपके पास में पूछा क्या है, P, V, I और R में अंतर क्या है, किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो यहां पे V/R² नहीं होता भी, ये गलत है, और V²/R ये सही है भी, और R की स्क्वायर नहीं होता भी, I²R होता है, और V²/R होता है, ये भी नहीं होता भी। तो यहां पे ये तीनों के तीनों शक्ति के फॉर्मूले हैं और जस्ट इससे ही अपन क्या बना सकते हैं, हीट के फॉर्मूले बना सकते हैं। आपको गुणा के अंदर T लगाना है और कुछ नहीं करना। तो यहां पे H बराबर क्या हो जाएगा, VI और गुणा के अंदर T लगा दो भी सेम। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा H बराबर हो जाएगा V²/R और इंटू T लगा दो और यही प्रक्रिया यहां पे कर दो तो ये हो जाएगा H बराबर क्या हो जाएगा I²R और इंटू T कर दो, बस कुछ नहीं करना। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या, आगे चलो अभी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे हैं। अब यहां से थोड़ा सा देख बड़े तरीके से समझना इस क्वेश्चन को, लेवल का क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे हैं, ठीक है। उसने पाया कि दोनों ही +3 है, दोनों ही क्या भी +3 है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। अब आवर्धन क्या होता है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब का यहां पे तुलना करनी, प्रतिबिंब की ऑब्जेक्ट के साथ में तुलना की जाती है। और यहां से आपके पास में जो ऑब्जेक्ट जो आवर्धन आया वो प्लस का और 3 आया है, प्लस का 3 आया। प्लस का मतलब क्या हो गया, आभासी। प्लस का मतलब क्या होता है, आभासी। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। पहली कंडीशन तो ये अपने पास में सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात यहां पे आवर्धन आपका 3 आया है, अगर आवर्धन 1 आता है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है,
अगर आवर्धन 1 से छोटा आता है तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और आवर्धन 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा प्रतिबिंब बना है, बड़ा बना है, ठीक है। अब यहां पे देखो भी ऐसे कौन से लेंस और दर्पण होते हैं जो आभासी प्रतिबिंब भी बनाते हैं और वस्तु से बड़े बनाते हैं। तो यहां पे एक मेरे ध्यान में है, वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। यानी दर्पण के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे आभासी होते हैं। तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, यानी आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो एक तो आपके पास में अवतल दर्पण हो गया, एक तो आपके पास में क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब लेंस की भी तो ये बात करा है भी, एक गोलीय लेंस है और एक गोलीय दर्पण है। दर्पण तो अपने पास में अवतल दर्पण आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा अपने पास में उत्तल लेंस है। दूसरा अपने पास में क्या है भी, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस का जब वस्तु को कहां पे रखा जाए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वही कंडीशन बनती है, लेंस के सामने प्रतिबिंब बनेगा भी, और लेंस के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है भी। याद रखना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, लेंस के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा भी। अवतल दर्पण लेंस के अंदर तो हो जाएगा उत्तल लेंस है, लेकिन दर्पण के अंदर है वो अवतल दर्पण है भी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उत्तल दर्पण भी तो क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब इसके अंदर मैं आपकी थोड़ी सी डाउट क्लियर कर देता हूं। यहां पे एक आपके पास में है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और एक आपका है अवतल लेंस। ये दो हमने क्यों नहीं लिए, अब इनकी चीज आप समझना भी। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों ही आभासी प्रतिबिंब बनाते भी, इनकी भी दो कंडीशन होती है और इनकी भी दो ही कंडीशन होती है, और दोनों ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हमने लिया क्यों नहीं, ये आभासी तो बनाते हैं लेकिन वस्तु से छोटा बनाते हैं, दोनों ही कंडीशन में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, और यहां पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना भी, ये भी क्या बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से। दो ही कंडीशन इसमें होती है और दो ही कंडीशन इसमें होती है। आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं दोनों में, लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसीलिए न तो उत्तल दर्पण होगा और न ही अवतल लेंस होगा भी। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा और अवतल दर्पण होगा। तो एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे मार मत खा जाना भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताया है भी गोलीय दर्पण के लिए V, U और F के बीच सही संबंध क्या होगा। अब इसके अंदर है वो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, दर्पण फॉर्मूला पता होना चाहिए। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है भी 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u, ये दर्पण फॉर्मूला होता है भी। और लेंस फॉर्मूला जस्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट करना है, प्लस की जगह माइनस कर दो भी। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस में 1/u, ये आपका क्या होता है भी, लेंस फॉर्मूला होता है। ये लेंस का होता है और ये आपका दर्पण का होता है भी, ठीक है। तो यहां पे देख लो भी कौन सा है, तो माइनस नहीं आएगा भी, ये आपका प्लस का आ जाएगा भी, ये प्लस का आ जाएगा। और आगे चलते हैं, आगे यहां पे भी माइनस है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। प्लस का है 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं। क्यों होते हैं भी, धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है भी। धातुएं हैं वो ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, बिल्कुल गलत बात है भी। ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो वो क्या विद्युत धनात्मक हो जाएगी, क्या नहीं होगी, वो क्या है विद्युत ऋणात्मक होगी भी। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करोगे तो इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करोगे तो ये ऋणायन नहीं बनेगा, वो धनायन बनेगा भी, ये भी बात गलत है। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आप ग्रहण करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है,
और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो ऋणायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करोगे तो वो क्या होगा, आप धनायन बनोगे। तो ये बोल रहा है धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन बनता है, धनायन नहीं बनता, ये भी बात गलत है। आगे देखो भी, धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ये बिल्कुल सही बात है भी। यानी धातुएं हैं वो क्या करती है, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर क्या है, वो धनायन उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, धनायन बन जाती है। और धनायन को क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। धनायन को क्या बोला जाता है, केटायन बोला जाता है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो ऋणायन बनोगे, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करोगे तो धनायन बनोगे भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जो कागज के जो कप होते हैं ना, उसका जैव निम्नीकरणीय हो जाता है। कागज के कप है वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं, ये एक प्रकार से पर्यावरण को है वो बहुत कम मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी रो, ये निशान किसका है भी, रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला है जिसे अपन विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। आर है और उसके बाद में आपको एल और ए के बीच सही संबंध क्या है, तो यहां पे प्रतिरोध का फॉर्मूला लगा दो। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है आपके पास में रो एल अपॉन में ए, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। तो ये तो आपको आर वाला तो दे ही नहीं रखा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रो का प्रतिरोध रो का बना दो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो जो ए यहां पे भाग में है वो गुणा में चला जाएगा बराबर से, दूसरी साइड में एल गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगा। तो रो बराबर आपके पास में हो जाएगा आर ए अपॉन में क्या हो जाएगा भी, एल हो जाएगा। आर ए अपॉन में एल देख लो भी कहां पे है, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन में एल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, रो यानी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है भी। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला जो मात्रक होता है वो ओम होता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जब मानव है वो ऑक्सीजन लेता है, जब मानव है वो सांस लेता है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 21%। कितनी होती है? 21% होती है। और उसके बाद में जब वो त्याग करता है, जब एक प्रकार से वायु का त्याग करता है, बाहर निकालता है, तो उसके अंदर है वो ऑक्सीजन 16% होती है। अंदर लेगा तो उसमें ऑक्सीजन 21% आएगी, और बाहर निकालेगा तो उसके अंदर वो 16% ऑक्सीजन होगी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। तो पहले क्या होता है भी, ये प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं भी। पहले क्या होता है, पहले क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ये होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा है वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को यहां पे ग्रहण किया जाता है। देन उसके बाद में क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद में क्या है, जल के जो अणु होते हैं, उसके बाद में क्रिया होती है, जल के जो अणु, जल है उसके जो अणु है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग होता है। और उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका अपचयन होकर के, उसका अपचयन होकर के क्या बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज के अंदर अपचयित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन है वो ग्लूकोज के अंदर हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है, और ये सारी प्रोसेस है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर होता है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च का संश्लेषण, स्टार्च होता है वो भोजन होता है। जो पादप होते हैं ना वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, स्टार्च के रूप में है वो स्टोरेज करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद और +5 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा ये आपको बताना है।
तो यहां से देखो भी पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, पहले अपन इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं भी, यानी क्षमता से फोकस दूरी निकाल लेंगे भी। प्लस है, प्लस से 5 डायप्टर है, तो लेंस कौन सा है, तो लेंस आपका उत्तल है, यानी उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण इन दोनों की जो फोकस दूरी होती है और जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है भी। तो यहां पे ये उत्तल लेंस है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/P बराबर क्या आ जाएगा भाई, पावर, P बराबर पावर बराबर हो जाएगा आपके पास में 100/F, 100/F, यानी मान आपको सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है सारे के सारे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100/F करना पड़ेगा। अगर मीटर में दे रखा होता ना तो P यानी शक्ति 1/F करना, यानी मीटर में अगर आपको दे रखा है सारा मान तो 1/F करना, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/F करना, ठीक है। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तभी है वो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 100/P, 100/P। तो F का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 100 में 5 का भाग लगाओगे तो 20 आ जाएगा भाई। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो मेरे को बता दो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 40। और वस्तु को कहां पे रखा गया है, तो वस्तु को लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका मतलब वस्तु को वक्रता केंद्र के ऊपर रखा गया है। और वस्तु को जब वक्रता केंद्र के ऊपर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब है वो समान आकार का वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। जब वस्तु को 2f1 के ऊपर रखा जाता है, यानी वक्रता केंद्र के ऊपर रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है भी, और समान साइज का बनता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे आपके पास में 10 सेंटीमीटर का व्यास है, तो उसका जो व्यास होगा वो प्रतिबिंब का भी व्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा भी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी इसकी 20 है और वक्रता जो त्रिज्या है उसकी 40 आ गई, और 40 सेंटीमीटर पे वस्तु को रखा गया, तो इसका मतलब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा गया है। और वस्तु को वक्रता केंद्र पे जब रखते हैं तो उसका सेम साइज का यहाँ पे क्या बनता है, इसका इमेज बनती है, ठीक है, और वो वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनती है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना भी क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीज डाइऑक्साइड में मिल जाता है। यानी क्या होगा जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl को जब मैग्नीज डाई यानी MnO मैग्नीज डाइऑक्साइड में मिला दिया जाए तो क्या होगा भी, तो ये आपके पास में बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका MnCl बन जाएगा भी, MnCl यानी मैग्नीज क्लोराइड, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, ये H2O जल बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा, MnCl2 बनेगा भी, ये होगा MnCl2 यानी मैग्नीज क्लोराइड, और प्लस में आपके पास में H2O जल बन जाएगा। तो यहां से आपके पास में क्या बन गया, तो ये आपके पास में हो गया भी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है क्या, हाइड्रोजन गैस तो मुक्त नहीं होती भी, ठीक है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन हो गया क्या, ये बिल्कुल सही बात है भी। मैग्नीज डाइऑक्साइड था भी, पहले इसके पास में ऑक्सीजन थी, और अब क्या है, जैसे ही इसकी अपक्रिया हुई तो ये क्लोरीन के साथ में चला गया, तो इसकी ऑक्सीजन गायब होगी, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन हो गया, बिल्कुल सही बात है भी। अपचयन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है भी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपचयन होता है, जबकि MnO2 का ऑक्सीकरण होता है भी, MnO2 का ऑक्सीकरण नहीं होता भी, MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड है, इसका क्या होता है भी, इसका ये एक प्रकार से आपका हो जाएगा अपचयन होगा भी, ऑक्सीकरण नहीं होगा, अपचयन होगा भी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन गैस में अपचयन होता है भी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्लोरीन गैस के अंदर अपचयन होता है, ये भी बात गलत है। तो यहां पे आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, बाकी सारे गलत है भी इसके अंदर। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है
वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में इतना ही भी। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।